Hello everyone, this is revision session 4 for law of contract for CS फाउंडेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। स्पेशली आपके सिलेबस में जो रिकमेंडेड है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज और आखिरी में एजेंसी। इन पांचों फॉर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। आई होप कुछ तो आप लोग भी रिवाइज करके घर से आए होंगे इस सेशन में, एकदम ब्लैंक नहीं बैठे होंगे। ऐसा नहीं कि मई की नॉलेज पे अभी बैठे हो, ऐसा तो नहीं है। कोई है ऐसा कोई जो मई में पढ़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे? इतने शांत चेहरों का क्या जवाब माना जाए, हाँ या ना? हाँ, यही होनहार है। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी हो कोई डरने की बात नहीं है। रिवीजन क्लास में उसको भी अच्छे से डील किया जाएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में हमें क्या क्या कर देखना था, उसकी मीनिंग कहाँ लिखा है, ये है असली होनहार। कहाँ लिखा है? बुक में लिखा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है। अब आपके बुक का पेज नंबर क्या है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। अगर आपको बुक नंबर का पेज नंबर जानना है, मिल गया? खैर चलो, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग है। मीनिंग बहुत सिंपल सी है। इन सभी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक इमेजिनरी फिगर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ पार्टीज को क्रिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग में। इंडेमनिटी में क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर टू पार्टीज, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है। दो पार्टीज हैं ए और बी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए ने कहा है भाई बी तुमको जो भी लॉस होगा, कोई काम करने जा रहे हो लॉस होता है, उस लॉस को हम संभाल लेंगे, तुम काम करो। अगर लॉस हुआ, इफ देयर विल बी अ लॉस, आई विल बी द वन हु विल पे फॉर दैट लॉस, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में भी आपके दिया हुआ है कि लेट्स से ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी। मतलब सी बी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग लेगा, उसमें अगर कोई भी निगेटिव कॉन्सिक्वेंस आता है, कोई भी लॉस होता है, उसके लिए ए खर्चा उठाने को तैयार है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेक्शन 124 से पूरी जर्नी शुरू होगी। और यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें याद करनी है फॉर इंडेमनिटी। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की मीनिंग क्या है, पार्टीज कौन कौन से हैं, जिसने इंडेमनिटी, जिसने लॉस को बियर करने की बात कही है वो कौन है, इंडेमनिफायर। जिसके लिए बात की गई है वो कौन है, इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं उसके राइट्स पे। क्या क्या उसके राइट्स हैं? नंबर 1, राइट्स किसके, इंडेमनिटी होल्डर के। नंबर 1, अगर उसे कोई लॉस हो जाता है तो क्या वो इंडेमनिटी मांग सकता है? हाँ मांग सकता है, दिस इज द बेसिक राइट। उसके बाद क्या है, ऑल द कॉस्ट विच में ही कंपेल्ड टू पे इन अ सच सूट इफ ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट ही डिड नॉट कंट्रावेन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of the contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend such suit। ये है कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई देखो, हर वो खर्चा जो केस लड़ने में आएगा, एक जो भी आप कॉज के लिए आप इंडेमनिफाई करने की बात कर रहे हो, उस कॉज में हर वो खर्चा जो आएगा उसको भी कौन देगा, इंडेमनिफायर देगा, इंडेमनिटी होल्डर को। और आखिरी है, ऑल द सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज इन एनी सूट। अगर लेट्स से बी और सी के बीच में कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो वैसे खर्चे को भी कौन दे रहा है, इंडेमनिफायर। क्लियर है? तो 3 तरह के खर्चे हो गए, एक तो लॉस, दूसरा जो भी उसके लड़ने के लिए कॉस्ट आएगी, और तीसरा अगर कंप्रोमाइज होता है तो उसमें आने वाला कोई भी खर्चा, ठीक है। इन तीनों को कौन इंडेमनिटी होल्डर को दे रहा है, इंडेमनिफायर, ठीक है। क्लियर है? बस इतना ही है, इससे ज्यादा ना पढ़ना है ना याद करना है। अगले कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी भी कुछ कुछ इंडेमनिटी की तरह रहता है, बट इससे थोड़ा सा हटके है। क्यों? सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इसमें 3 पार्टीज आ जाती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। जब भी 3 पार्टीज आएंगी गारंटी पे आ जाना। और किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमा फेसिया 3 पार्टीज नहीं होती हैं। मतलब देयर इज श्योरिटी जिसने गारंटी दी है, देयर इज प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए गारंटी दी गई है, एंड देयर इज अ क्रेडिटर जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है। जिसने जिसको जिसके लिए, खत्म कॉन्ट्रैक्ट ये गारंटी का। अभी इसमें और क्या आ जाता है, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर लेट्स से बी, हियर इज मिस्टर ए, ही इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी, बट बी इज नॉट कॉन्फिडेंट कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पेमेंट होगी कि नहीं होगी। तो देयर इज सी जो कहता है ऑन द बिहाफ ऑफ ए बी से कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब तुम्हारा जो भी खर्चा होगा, अगर तुम्हें कोई लॉस हो जाता है, किससे कह रहा है? बी से कह रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई लॉस हो जाता है, ए पैसा नहीं देता है, कोई लॉस का मतलब अगर ए पैसा नहीं देता है, उसकी जगह पैसा कौन देगा? हम देंगे, ठीक है। यही है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी। अभी इसमें और इंडेमनिटी में अंतर क्या है? बेसिकली सबसे बड़ा अंतर तो ये दिख रहा है, यहाँ 3 पार्टीज हैं, वहाँ 2 थी, ठीक है। दूसरा अंतर क्या दिख रहा है? दूसरा अंतर ये दिख रहा है, सी ने प्रॉमिस किसको किया है? बी को। सी का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? ए के साथ है। वो ए के लिए बी को पैसा दे रहा है, ना कि ए को पैसा दे रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ लॉस। दूसरी बात क्या आती है अंतर? जब श्योरिटी की यहां पे लायबिलिटी कैसी है? इंडेमनिटी, जो इंडेमनिटी में था, इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कैसी थी? प्राइमरी, जैसे लॉस हो गया इमीडिएट पे करना है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी। पहले तो पेमेंट ए करेगा, अगर ए पेमेंट नहीं कर पाया तब ना सी आएगा पेमेंट करने। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। अभी डिफरेंसेस के पूरा एक टेबल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में। ऐसी छुपी चोरी वाली लाइन एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, और जो ध्यान ना दे उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। क्या लाइन है? गारंटी में बी इन आइदर इन ओरल और रिटन, बट इन इंग्लिश लॉ, मतलब यूके इंग्लैंड में क्या चल रहा है, वहां पे इन राइटिंग ही होता है गारंटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि एक लाइन दे दी है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिस्टर ए हु लिव्स इन लंदन enters into a contract with Mr. B in London, and there is C who is giving guarantee. The guarantee shall be in writing, oral, both, या none of the above. तो आपको पता चाहिए कि इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है? राइटिंग, ठीक है। ऐसी छुपी हुई लाइनों से क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर CS जैसे एग्जाम में, तो इसके लिए रेडी रहना है। आगे चलते हैं हम लोग। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। क्या क्या डिस्टिंक्शंस है? नंबर 1, दे आर 2 पार्टीज, दे आर 3 पार्टीज। ये तो बहुत आसान है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं इसमें। फिर आते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्राइमरी सेकेंडरी, हमने अभी भी समझा दिया, लायबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी। इसके बाद चलते हैं इंडेमनिफायर नीड नॉट नेसेसरी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। जिसका लॉस हुआ उसके रिक्वेस्ट पे शायद वो एक्ट ना करे, बट श्योरिटी गिव्स गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जब डेटर प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करेगा तभी गारंटी दी जाएगी। अभी इसका अंतर समझो। इंडेमनिटी में क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडेमनिफायर कह रहा है कि भाई ऐसा है कि तुमको अगर लॉस होगा, उस लॉस को बियर कौन करेगा? हम करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंसिपल डेटर जाके कह रहा है श्योरिटी से, भाई मेरी गारंटी ले लो। अंतर समझ में आ रहा है? एक जगह इंडेमनिफायर आगे कह रहा है कि भाई लॉस होगा हम भरेंगे, दूसरी जगह प्रिंसिपल डेटर कह रहा है भाई तुम मेरे श्योरिटी बन जाओ, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना दूसरे से, ठीक है। फिर क्या आया? इन केस ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेप्थ और ड्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, गारंटी में क्या हो रहा है? एक एग्जिस्टिंग डेप्थ या ड्यूटी पहले से रह रही है, पहले से एक उधार रह रहा है। जबकि इंडेमनिटी कब आती है? जब कोई लॉस हो जाता है। एक केस में भले ही ठीक है श्योरिटी के ऊपर नहीं है कोई डेप्थ, मगर प्रिंसिपल डेटर के ऊपर तो कोई उधार है, कुछ डेप्थ है, जबकि इंडेमनिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर क्या आता है? आखिरी वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? द श्योरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ डेप्थ व्हेन प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द एंटाइटल। बेसिकली हम इतने बता देते हैं पूरी लाइन पढ़ने के बजाय। अगर प्रिंसिपल डेटर फेल कर जाता है उसके लिए पैसा कौन देता है? श्योरिटी। श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से पैसा रिकवर कर सकता है। क्या इंडेमनिफायर ऐसा कर सकता है? नहीं। क्लियर है? श्योरिटी पैसा रिकवर कर सकता है किससे? प्रिंसिपल डेटर से। क्या इंडेमनिफायर ऐसा कर सकता है? नहीं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप अगर याद रख जाते हो तो पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। इसमें एक लाइन जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो आप देखना, जो थर्ड लाइन है, एज सुन एज द डेटर हैज मेड डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेप्ट द श्योरिटी इज इमीडिएटली लाइबल। मतलब कैसी लायबिलिटी है इसकी? जब प्रिंसिपल डेटर फेल करेगा तब श्योरिटी की लायबिलिटी एग्जिस्टेंस में आएगी। मगर अगर आप बाय नेचर देखोगे, दे बोथ आर को एक्सटेंसिव।
मतलब एक के फेल करने पे अपने आप दूसरे पे लायबिलिटी चली जा रही है, दोनों इसका मतलब एक साथ ही चल रहे हैं। अगर प्रिंसिपल डेटर पे कर दिया तो क्या श्योरिटी की कोई लायबिलिटी होगी? नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब काइंड्स ऑफ गारंटी में आ जाते हैं। बहुत सिंपल काइंड ऑफ गारंटी याद करने का तरीका है, दो तरह की गारंटी है। पहला क्या है? स्पेसिफिक, दूसरा क्या है? कंटिन्यूइंग। एग्जिस्टिंग डेप्थ, फ्यूचर डेप्थ को अभी हटा दो, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग, क्वेश्चन इन्हीं दो में से आएगा। स्पेसिफिक क्या होती है? जब किसी पर्टिकुलर एक लोन के लिए, एक उधार के लिए आप गारंटी देते हो, उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गारंटी। पर अगर आप कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन 2, 3, 4, 5 उधारों के लिए, जैसे कि कई बार होता है ना कि आपके पापा दुकान पे जाते होंगे, कहते होंगे मेरा बेटा जब भी आएगा जो भी सामान होगा दे देना, पैसे हम दे देंगे। फिर जितनी बार भी आप जाके ट्रांजैक्शन करोगे, श्योरिटी हर ट्रांजैक्शन के लिए कौन है? आपके पापा। तो यहां पे क्या हो गया? इट्स अ कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक क्या होता है? सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, याद रहेगी ये बात। फिर आता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए रिवोकेशन का सिर्फ दो तरीके हैं। पहला क्या है? नोटिस दे दो, किसको? क्रेडिटर को, कि भैया इसके हम श्योरिटी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप श्योरिटी जो है वो खुद डेथ हो जाए। अब श्योरिटी रहा ही नहीं तो गारंटी कैसी? बात ही खत्म। क्लियर है? सिर्फ दो तरीके, और कोई तीसरा तरीका नहीं है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का। राइट ऑफ द श्योरिटी, तीन तरह के राइट्स इसके अराइज होते हैं। एक होता है अगेंस्ट क्रेडिटर, दूसरा होता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, और तीसरा होता है अगेंस्ट को श्योरिटी। क्रेडिटर के अगेंस्ट कैसा राइट है? लेट्स से प्रिंसिपल डेटर ने कुछ सिक्योरिटी भी रखी हुई है क्रेडिटर के पास। प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दे पाया, श्योरिटी ने पैसा दे दिया। अब जैसे ही श्योरिटी ने पैसा दे दिया, जो भी सिक्योरिटी रखी रहेगी किसके पास? क्रेडिटर के पास। उस पे राइट किसका आ जाएगा? श्योरिटी का। क्लियर है? क्योंकि श्योरिटी बेसिकली रिप्लेस कर देगा क्रेडिटर को इन दैट ट्रांजैक्शन। अब उसकी जितनी भी सिक्योरिटी है वो श्योरिटी के पास है, और वो अब पैसा प्रिंसिपल डेटर से जैसा चाहे वैसे निकलवा सकता है। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट कैसा राइट है? जब भी वो पैसा पे करेगा, वो प्रिंसिपल डेटर से पैसा आगे चल के मांग सकता है, भाई तुम्हारे लिए हमने पे किया, तुम हमको अब पे करो। ठीक है? और आखिरी को श्योरिटी सेशन क्या राइट है? कई बार हो सकता है कि मान लो देयर आर इन अ ट्रांजैक्शन, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है? ए को सी और डी मिलके गारंटी दिए, दे आर दी को श्योरिटीज। दोनों ने कहा कि भाई 50% का गारंटी हम दे रहे हैं, 50% बाय सी, 50% बाय डी। ए फेल टू पे बी, ए फेल कर गया, पैसा नहीं दे पाया। अभी यहां पे क्या होगा? सी को यहां पे पैसे देने पड़ेंगे और डी को पैसे देने पड़ेंगे 50%, 50%। सी ने पेमेंट कर दी 60% की, क्योंकि शायद उस समय डी के पास भी पैसे नहीं थे, और डी ऑन स्पॉट से 40% पे किया। ठीक है? तो यहां पे सी के पास राइट है, डी से वो 10% पैसा रिकवर कर सकता है। क्लियर है? दिस इज अ राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। याद रहेगा ये। फिर आते हैं हम लोग डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अभी हमने दो पढ़े थे कंटिन्यूइंग गारंटी में, दो तरीके से डिस्चार्ज हो सकते हैं, नोटिस और डेथ। तो ये पहले दो आपके हो गए। इसके बाद आता है अगले तीन। अगले तीन में से आप लाइन से सुनो। पहला क्या है? अगर हम पहले वाले को यहां पे कहें तो इसको एक वर्ड आपने कल पढ़ा था, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, कुछ उसी तरह का ये है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने कुछ चेंज कर दिया। अब वहां पे श्योरिटी का क्या करेगा? श्योरिटी से नहीं पूछा गया। जब नहीं पूछा गया और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया, श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो गया, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी अब नहीं है। उसके बाद क्या है? श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर रिलीज दी प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर खुद कह रहा है प्रिंसिपल डेटर को, जाओ माफ किया, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तो वहां पे श्योरिटी भी माफ हो गया, उसको भी पैसे नहीं देने। क्यों? को एक्सटेंसिव इनकी लायबिलिटी है इसलिए। इसके आगे चलते हैं। वेयर द क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी मेक एन अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर। 1 लाख की डेब्ट थी, वो लोग आपस में अरेंजमेंट कर लिए कि 80,000 में सेटल करके हटाते हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। यहाँ पे श्योरिटी आजाद हो गया, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। इसके बाद फिर अगले में आओ। इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ द श्योरिटी। अभी श्योरिटी का राइट क्या है? श्योरिटी के दो राइट है। एक क्रेडिटर के अगेंस्ट है, क्या राइट है? जो भी सिक्योरिटी जमा है वो लेने का। दूसरा राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर है, पैसा लेने का। ये दोनों राइट अगर अफेक्ट कर जाते हैं श्योरिटी के बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ क्रेडिटर,
तो वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट इफ अ क्रेडिटर डज एनी एक्ट which is against the right of the surety or omit to do an act which his right to the surety required him to do and eventually remedy to the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged। जैसे कि मान लो प्रिंसिपल डेटर ने कहा भाई हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, श्योरिटी से ले लो, और क्रेडिटर ने पूरी जो भी सिक्योरिटी रखी थी उसके पास, लेट्स से एक कार रखी हुई थी सिक्योरिटी में, वो वापस कर दी प्रिंसिपल डेटर को, तो क्या आप श्योरिटी के ऊपर कोई लायबिलिटी है? नहीं, क्योंकि उसका राइट खत्म हो गया, उसके राइट को अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां तक? फिर क्या है, इफ क्रेडिटर लूजेस और पार्ट ऑफ विथ एनी सिक्योरिटी, अगर क्रेडिटर सिक्योरिटी का कोई अगर क्रेडिटर सिक्योरिटी का कोई भी पार्ट लूज कर देता है या सिक्योरिटी ही पूरी की पूरी लूज हो जाती है, वहां पे भी टू द एक्सटेंट जितना लॉस हुआ है उतने के लिए जो आपका श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। 7 ग्राउंड्स हैं, अगर आप फिंगर पे काउंट करोगे इमीडिएटली याद हो जाएगा। नंबर 1 नोटिस, नंबर 2 डेथ, नंबर 3 अल्टरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ श्योरिटी, नंबर 4 जब क्रेडिटर माफ कर दे, नंबर 5 क्रेडिटर कुछ कंप्रोमाइज कर ले विथ प्रिंसिपल डेटर, नंबर 6 यहां पे क्या लिखा हुआ था, अगर क्रेडिटर का कोई एक्ट श्योरिटी के राइट को अफेक्ट करे, नंबर 7 वहां क्या लिखा हुआ है कि अगर सिक्योरिटी को ही नुकसान पहुंचा दिया जाए या वापस कर दिया जाए, लॉस हो जाए, तो उस एक्सटेंट तक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर है? याद रहेगा साथों? यहां पे आपका खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज पे। बड़ा मजेदार कॉन्ट्रैक्ट है ये सब। बेलमेंट क्या है सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, लेट्स से कि आपका एक दोस्त है, वो आपसे एक कार मांग रहा है बिकॉज उसके फैमिली के कुछ लोग आए, उसको घुमाने जाना है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, व्हेन वन पार्टी गिव्स या ट्रांसफर हिज गुड्स टू अनदर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। और जब वो पर्पस पूरा हो जाए, देन ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ दैट पर्पस द गुड विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनल पार्टी, जो ओरिजिनल ऑनर, उसी को कहते हैं बेलमेंट। क्लियर है? कोई डाउट? जो पार्टी डिलीवर करती है गुड्स को, प्लीज पार्टीज याद रखना। क्वेश्चन अगर इस पे आ गए कि लेट्स से आपसे पार्टीज पूछ लिया व्हाट इज द नेम ऑफ, या हु इज बेलर, हु इज बेली, ये पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक है, ये आपको एकदम हलवा क्वेश्चन आ रहा होगा उस दिन, हो सकता है बजरंगबली के दर्शन करके गए हो, वो खुश हो आपसे और क्वेश्चन दिलवा दें ऐसा, ठीक है। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड आर कॉल्ड बेली। जिसने दिया गुड्स, जो ओरिजिनल ऑनर था, वो क्या है? बेलर। जिसको दिया गया, जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो क्या है? बेली। याद रहेगा। इसके बाद आता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरा है आपका बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। बस इतनी सी बात समझो, ग्रेटिट्यूअस में क्या होता है, किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेता या किसी भी तरह का अर्निंग नहीं लेता है बेलर, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आप लोग आपस में पढ़ रहे हो, किसी के पास कोई एक अच्छी किताब होगी, आपके फ्रेंड ने आपसे एक बुक मांग ली फॉर अ वीक, क्या उसके लिए उससे पैसे लोगे? तुम तीनों की तो हम बात नहीं कर रहे, तुम तीनों कहोगे चलो मोमोज खिलाओ तब पैसे बुक देंगे, खैर बाकी लोग, ठीक है। आप लोग किसी से पैसे तो लोगे नहीं, बट अगेन आपकी प्रॉपर्टी उसके पास जा रही है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस क्या है, वो पढ़ेगा उसको। दिस इज बेलमेंट, दिस इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। जबकि बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड क्या होता है? whenever there is a commission or a profit involved in the entire contract of bailment, it is bailment for reward, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जब आप कोई मोटर कार या कोई व्हीकल हायर करते हो, ठीक है, खुद के यूज के लिए, वहां पे बेलमेंट आ जाता है। क्लियर है? अभी यहाँ पे ध्यान रखना, आप मोटर कार हायर कर रहे हो, ड्राइवर नहीं, तो वो ओला और वो वाली चीजें बेलमेंट में नहीं आती हैं। आप बेसिकली कई वक्त ऐसे गोवा जाओगे घूमने या कहीं और जाओगे, तो यू कैन डायरेक्टली हायर दी बाइक, उसको लो, चलाओ, शाम को लाओ, वापस कर दो, ठीक है। वहां पे क्या आ जाता है? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ड्यूटी ऑफ द बेली क्या क्या रहता है, सब भूल जाओ, बस खुद सोचो, तुम्हारी बाइक तुम्हारा दोस्त लेके गया है, तुम उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या ड्यूटी रहेगी उसकी। सबसे पहली ड्यूटी रहेगी मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स,
बाइक कहीं लड़ा भिड़ा के लाएगा, क्या वापस लोगे उससे आप? नहीं ना। फिर दूसरा क्या रहेगा, ड्यूटी नॉट टू यूज गुड इन दी अनऑथराइज्ड मैनर। आपने कहा है भाई अपने फैमिली को स्टेशन से लेकर आओ, वो अपने दोस्त को पिक्चर दिखाने ले गया, क्या अलाउ करोगे? नहीं करोगे ना। उसके बाद ही मस्ट कीप द गुड्स बेल्ड टू हिम सेपरेट फ्रॉम हिज ऑन गुड, जो उसको गुड दिए गए हैं बेलमेंट में, उसको अपने जो उसके पर्सनल गुड्स हैं उससे वो दूर रखे, मिक्सअप ना करे। ठीक है, अब बाइक तो ऑब्वियसली बात है मिक्सअप नहीं हो सकती है, बट दे आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स विच कुड बी इजिली मिक्सड अप, तो वो मिक्सअप ना करे, अपना सेपरेट रखे और बेलमेंट वाले गुड्स अलग से रखे। उसके बाद क्या है, ही मस्ट नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल टू द गुड, मतलब क्या, किसी और को गुड्स ना बेच दे अपने नाम पे, लिया आपसे बाइक बेच कर आ गया कहीं और, ऐसा भी ना करे। और क्या है, इफ इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ बेली टू रिटर्न द गुड विदाउट डिमांड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स। कहा है शाम को बाइक ले आएंगे तो लेते आए, और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी इसको आपने फोन किया भाई मेरी बाइक वापस करो, वापस कर दे। दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अ बेली। और क्या है, इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, बेली मस्ट रिटर्न टू द बेलर एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट विच मे हैव अकर्ड टू द गुड्स बेल्ड। जैसे कि आपके बाइक में अगर उसने पेट्रोल भरवा दी 500 के, चले 100 रुपए के दे रहा है, तो क्या वो एक कटोरी लेके पूरा तेल निकालेगा 400 का? तुम्हारी हंसी देख के लग रही तुम निकालोगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंक्रीज हुआ है, जो भी बेनिफिट हुआ है, वो भी वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दी गुड्स। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? फिर आता है बेलीज पर्टिकुलर लीन। अब इसमें क्या, लीन क्या होता है पहले ये जान लो। बेसिकली जब कोई सामान आप अपने पास रख लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, उसको कहते हो राइट टू लीन। आपने उसको अपने कब्जे में रख लिया टिल द पॉइंट यू गेट अ पेमेंट फॉर इट। अब बेली के पास ये राइट कैसे आता है? अभी तो आपने ऊपर ड्यूटी पढ़ी, देयर विल बी अ इंक्रीज, ही हैज टू रिटर्न इट, बट इफ द इंक्रीज और द इंप्रूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ द बेली, ठीक है, वो नेचुरल नहीं हुआ। जैसे कि मान लो एक गाय आपकी, या लेट्स से आपने अपना डॉग अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, अब उसको कोई बेबी हो गया, तो वहां पे तो उसको वापस करना पड़ेगा दोस्त बेबीज। बट अगर आपने टेलर को एक कपड़ा दिया जो कि उसको अपने टैलेंट, अपने स्किल से मैन्युफैक्चर करके प्रॉपर सूट बना रहा है, क्या वहां पे वो पैसे लेगा आपसे? लेगा। जब तक आप पैसे नहीं दोगे वो इंप्रूव प्रोडक्ट आपको वापस नहीं करेगा। दिस इज बेलीज पर्टिकुलर लीन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? पर्टिकुलर और जर्नल लीन क्या क्या होता है यहां बताया गया है। जर्नल लीन इज राइट टू डिटेन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अदर and in possession of the person trying to exercise the lien in respect of the payment of payment in respect of any payment lawfully due to him। जबकि particular क्या होता है? A particular lien is one which is available only against the property which the skill and labor has been exercised। तो यहां पे बेली के पास किस तरह का लीन होता है, पर्टिकुलर या फिर जर्नल? पर्टिकुलर रहेगा। जर्नल कुछ हुआ है तो उसमें नहीं रोक सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डॉग को पपीज हो गए छोटे छोटे, उसको नहीं रोक सकता है, बट जहां पे उसकी स्किल लग रही है या फिर उसका लेबर लग रहा है वहां पे वो रोक सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? फिर आता है ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की भी कुछ ड्यूटीज हैं। क्या क्या ड्यूटीज हैं? जब आप अपने दोस्त को बाइक दे रहे हो तो उसको बता दो ब्रेक फेल है। ऐसा तो हो जाएगा नहीं बिना ब्रेक के बाइक दे दोगे बिना बताए, जब वापस आएगा कहोगे तुम ही लड़ाए, ऐसा तो होगा नहीं। आपका जो भी डिफॉल्ट, जो भी फॉल्ट है वो डिस्क्लोज करोगे। फिर क्या आता है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं बाय दी बेली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो, जैसे कि आपका दोस्त बाइक लेके गया तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल भरवाएगा, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट मान लो उसका स्टैंड खराब है और वो अपने मन से बनवा दे रहा है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, वो उसकी ड्यूटी नहीं थी फिर भी बनवा दिया, तो यहां पे आप पे करोगे उसको। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ बेलर। क्लियर है? इसके बाद क्या है, अ बेलर इज बाउंड टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी कॉस्ट विच द बेली में इंकर्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर ऑफ द गुड बेल्ड। पुलिस वाले ने रोक लिया, कागज नहीं थे गाड़ी के, आपने जो कागज दिए थे वो फ्रॉड थे, पुलिस वाले ने चालान लगा दिया, पैसे पे करने पड़े आपके दोस्त को, वो आपसे वो पैसे ले सकता है, आपको वो पैसे उसको देने पड़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? एक बाइक के एग्जाम्पल से कितनी चीजें हम लोग सीख लिए?
ऑलमोस्ट सारे ड्यूटीज और सारे ड्यूटीज ऑफ बेली एंड बेलर हमें सब पता चल गए, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कब टर्मिनेट होता है? बहुत सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे भी। पॉइंट नंबर 1, जब रॉन्गफुली जो बेली है रॉन्गफुली यूज या डिस्पोज द गुड, गलत तरीके से उसको यूज करे अनऑथराइज्ड मैनर में, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, खत्म हो जाता है बेलमेंट, ठीक है। फिर क्या है, जैसे ही बेलमेंट का पीरियड खत्म हो जाए, अगर मान लो आपको 2 दिन के लिए कोई गुड्स दिया गया है, 2 दिन बाद आपको इसकी लाइब्रेरी से आप लोग बुक लेते हो, तो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, हफ्ते भर 10 दिन, उसके बाद आपको वापस करना है, क्लियर है। और उसके अलावा क्या है, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिए हो, पर्पस पूरा हो जाए तब भी वापस करना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेलमेंट इज टर्मिनेटेड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड और बाय द रीजन ऑफ चेंज ऑफ इट्स नेचर इट बिकम इनकैपेबल ऑफ यूज फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। जो पर्पस के लिए लिया गया था, ठीक है, वो पर्पस परफॉर्म करने के लिए या तो वो डिस्ट्रॉय हो गया या इनकैपेबल हो गया है, दोनों केसेस में भी बेलमेंट खत्म हो जाता है। बाइक दिए थे, चलने लायक ही नहीं रही, अब क्या हो गया, बेलमेंट खत्म। फिर आता है ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस में क्या होता है, बाय द बेलर एट एनी टाइम बिफोर द एग्रीड टाइम, ठीक है। मतलब क्या, बेलर उसको किसी भी टाइम पे खत्म कर सकता है इवन बिफोर दी एग्रीड टाइम। अगर ग्रेटिट्यूअस है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं ले रहा है, आपके दोस्त ने आपको किताब दी, उसके लिए कोई पैसे नहीं ले रहा है, कहा कि 7 दिन बाद पढ़ के देना, वो तीसरे दिन मांगने आ गया, कर सकता है, बेलमेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट टर्मिनेट बाय द डेथ ऑफ आइदर बेलर और बेली। आप या आपके दोस्त स्वर्गवासी हो जाएंगे तो अपने आप बेलमेंट भी स्वर्गवास में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? फिर आता है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स इज एग्जैक्टली दैट ऑफ अ बेली। अभी सेक्शन 72 में आप लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इसको देखा था कि जब भी फाइंडर ऑफ द गुड होता है उसे गुड्स वापस करने पड़ते हैं अंडर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। उसकी सिचुएशन भी, मतलब उसके राइट्स एंड ड्यूटीज भी सिमिलर टू दी बेलर या बेलमेंट के एग्रीमेंट में जैसी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं वैसे होती हैं। क्लियर है, बस इतनी ही बात यहाँ लिखा हुआ है, उसी को इतना लंबा चौड़ा करके समझा दिया है। जो राइट्स, अभी याद रखना, लीगल ऑब्लिगेशंस वैसी होती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का होता है, नहीं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो उस तरह की होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का नहीं होता है। क्लियर है, कोई डाउट? कैरियर एज अ बेली, रेलवे वाले या कोई और, मान लो फ्लिपकार्ट वाले सामान ला रहे हैं, क्या वो बेली कहलाएंगे? यस, बिकॉज उनके पास भी एक रीजन होता है, देयर इज अ बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी सामान आपका ला रहा है तो, ठीक है। हमने जाने से नहीं रोका तो हम आने से क्यों रोकेंगे? फिर आते हैं हम लोग प्लेज पे। प्लेज क्या होता है, ये भी बेलमेंट होता है एक लाइन में अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो, बट यहाँ पे पर्पस बदल जाता है, यहाँ पर्पस बहुत स्पेसिफाइड है। आपने अपने दोस्त से उधार लिया है, पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, या पैसा उधार वो दे नहीं रहा था, उधार पे कुछ देना था, आपने सिक्योरिटी जमा कर दी उसके यहाँ, अपनी बाइक दे आए कि जब हम पैसा वापस करेंगे तो मेरी बाइक वापस कर देना, दिस इज प्लेज्ड। बस इतना ही अंतर है। क्लियर है, और कोई अंतर नहीं है और कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। जो राइट्स हैं वो आप एक बार फटाफट देख लो, बुक्स आपके पास रखी होंगी, किसी भी पर्टिकुलर राइट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो हम ही पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। क्या है, राइट्स ऑफ दी पॉनी, क्या क्या, दो पार्टीज हैं, पॉनर और पॉनी, ठीक है। पॉनी में क्या क्या राइट्स हैं उसके, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स, पॉन passes to the pony, but the pony get the special property to retain possession even against the true owner until the payment of the debt, interest of the debt and any other expenses incurred in this respect of the possession or the preservation of the good placed। मतलब जो भी खर्चा है, जो भी डेप्थ है, जो भी इंटरेस्ट है, जब तक उसका प्रॉपर पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पास गुड्स को रख सकता है, उसको रिटर्न नहीं करेगा। दिस इज द राइट ऑफ द पॉनी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा और क्या क्या राइट है, वो अमाउंट रिकवरी करने के लिए केस कर सकता है, ठीक है। वो और क्या कर सकता है, स्यू फॉर द सेल ऑफ गुड्स जो उसके पास रिटेन रखे गए हैं उसको बेचने के लिए केस कर सकता है ताकि उसको जो पैसा मिले उससे वो अपना डेप्थ रिपे कर ले।
और साथ ही साथ ही हिमसेल्फ वो गुड्स हिमसेल्फ सेल द गुड्स आफ्टर द रीजनेबल नोटिस, वो खुद ही वो गुड बेच सकता है आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू दी पॉनर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? ठीक। फिर पॉनर का क्या क्या राइट है? बहुत सिंपल सा है, ये केस कर सकता है रिडेम्पशन ऑफ गुड के लिए आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी, वो पैसे वापस कर देगा, वो गुड वापस ले सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा डैमेज हुआ है उसके लिए भी पैसे मांग सकता है। भाई गुड्स दिया था सिक्योरिटी के तौर पे, ना कि डैमेज करने के लिए, अगर कोई डैमेज हो गया तो वो वापस मांग सकता है पैसा उसका भी। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, जो एक ये टॉपिक है, ठीक है, प्लेज बाय नॉन ऑनर, प्लीज इसको एक बार घर पे अच्छे से देखना। हम यहाँ पे क्विकली खत्म कर रहे हैं। मेरी अंदर की इंस्टिंक्ट है कि इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अब नहीं आएगा तो बात अलग है, मेरे को लग रहा है आ सकता है। देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। द ऑनर ऑफ द गुड वुड प्लेस देम टू सिक्योर अ लोन बट लॉ परमिट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ प्लेज बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ऑनर बट इन पोजीशन ऑफ द गुड। ऑनर नहीं है बट पोजीशन में है, फिर भी वो कुछ सिचुएशंस में प्लेज कर सकता है। कौन कौन सी सिचुएशन है? मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय अ सेलर और अ बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, pledge where owner have limited interest, pledge by co-owner in the possession, pledge by a person in possession under the wordable contract। ये 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं जहां पे वो गुड्स को प्लेज कर सकता है इवन इफ ही इज नॉट अ प्रॉपर ऑनर। सॉरी, बता देते हैं। he can file a suit for redemption of good by depositing the money, treated the sale if it had never taken place। बेसिकली क्या कह रहा है? he can file a suit for redemption of the good, गुड्स वापस लेने के लिए वो केस कर सकता है by depositing the money, पैसा जमा करने के बाद, ठीक है, treating the sale as if it had never taken place। जो सेल अगर हो गई है उस सेल को मान लेगा कभी नहीं लिया है, और वो गुड्स का पैसा देके गुड्स वापस मांग सकता है। भाई मान लो टाइम रहते ही रहते पॉनी ने उसको बेच दिया, अब वो क्या करेगा? अब तो समय पे आया, पैसा लाया टाइम पे, देख रहा गुड्स ही नहीं है वहां पे, तो वो मांग सकता है अपने गुड्स को पैसा पे करने के बाद। ही कैन आस्क फॉर डैमेज ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन, अगर किसी तरह का डैमेज हुआ है उसको बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ पॉनी, वो मांग सकता है। ठीक है, गुड को डैमेज होगा और किस लिए, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको देखना पड़ेगा, ये सारे राइट्स तब आते हैं इफ द पॉनी मेक अनऑथराइज्ड सेल, अनऑथराइज्ड सेल विदाउट गिविंग नोटिस टू दी। अनऑथराइज्ड सेल हुई है तब ये दोनों राइट्स आ रहे हैं। ऑथराइज्ड सेल में ये सब राइट नहीं मिलेंगे। ऑथराइज्ड सेल में तो आपने अथॉरिटी दे दी है, तो आप किस बात का पैसा होगा गुड्स मांगने जाओगे? जब आपने अनऑथराइज्ड सेल कर दी तब। क्लियर है। He can ask for a damage on a ground of conversion, वो कह सकता है। अच्छा, इसका प्लेज बाय अ सेलर और अ बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेल्स ऑफ द गुड एक्ट पढ़ी हो। हाँ, अ सेलर लेफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अ गुड सोल्ड, पहली लाइन पढ़ो। आप दुकान पे गए, पैसे देकर आए, भैया घर सामान भिजवा देना, एक टीवी पसंद की 55 इंच की, भैया घर सामान भिजवा देना। भैया अभी भिजवा ही रहे हैं, तब तक उनको ये सब जरूरत पड़ गई प्लेज करने की, वो आपको बेची भी टीवी जो उनके पास थी, प्लेज कर दिए। लॉ कहता है कर लो बेटा कुछ दिन के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? अब इसमें भी कंडीशन है। पहला चीज क्या? पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ, हैड नो नोटिस ऑफ द सेल ऑफ द गुड टू द बायर, उसके पास कोई नोटिस नहीं थी कि बायर को बिक चुका है। जिसको प्लेज किया जा रहा था उसके पास कोई नोटिस नहीं थी, वो चिल बैठा हुआ था कि हाँ अपना ही गुड है। क्लियर है कि नहीं? अभी सेल्स ऑफ द गुड एक्ट भी पढ़ाएंगे अभी आने वाले सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो सेल्स ऑफ द गुड होगा, कल कुछ दूसरा चैप्टर, हल्का चैप्टर होगा। ठीक है, ये पांचों पॉइंट देख लोगे, कर लोगे। किसी में कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिकली है तो पूछ लो, है? चलो लॉ ऑफ एजेंसी पे आते हैं। लॉ ऑफ एजेंसी इज योर लास्ट टॉपिक, नहीं एक्चुअली लास्ट टॉपिक ई कॉन्ट्रैक्ट है, मगर वो इतना छोटा है कि उसको लास्ट भी नहीं मान सकते हम लोग, तो इसी को हम लोग लास्ट मानेंगे। क्या है लॉ ऑफ एजेंसी में?
बहुत सिंपल सी बात कही गई है, बहुत सिंपल सी बात क्या कही गई है कि जब जब एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स आएगा, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसको कहेंगे लॉ ऑफ एजेंसी। कैसा वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा? वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा टू रिप्रेजेंट वन पर्सन इन द फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन। अगर ये प्रिंसिपल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए ने पी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आई विल बी योर एजेंट, आई विल रिप्रेजेंट यू इन ऑल काइंड ऑफ अ सिचुएशंस, इन ऑल काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शंस। किसके आगे? किसी भी थर्ड पार्टी के आगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एजेंसी सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, लीगल डिफिनेशन क्या है एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। A agent is a person who is employed to bring his principal into contractual relationship with the third party. इस पर्सन को थर्ड पार्टी के संग किसी तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में लाने के लिए जब बीच में कोई पर्सन एक्ट करता है उसको एजेंट कहते हैं। ठीक है, हम उसको सिंपल वर्ड में कहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो तब आएगा जब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इज इनफ फॉर बीइंग अ एजेंट। आगे चलते हैं। As a definition indicate, an agent is an agent is a mere connecting link between the principal and the third party. But during the period of during the period that an agent is acting for his principal, he is clothed with the capacity of his principal. जब जब वो प्रिंसिपल के लिए एक्ट कर रहा है, जितने समय के लिए वो प्रिंसिपल के लिए एक्ट कर रहा है, he is treated like a principal. ठीक है, उसकी पोजीशन प्रिंसिपल से कहीं से कम नहीं होती है। क्लियर है? लायबिलिटी भी बराबर होगी, आते हैं इस पे भी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी में क्या लिखा हुआ है? हाउ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड? इट कुड बी एक्सप्रेस, इट कुड बी इम्प्लाइड, बट द कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर हमने जो भी 4 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे उसमें all the essential of a valid contract was required, मतलब offer, acceptance, promise, agreement, legal obligations, consideration, lawful object, lawful consideration, सब कुछ था। यहाँ पे consideration नहीं भी रहेगा between the agent and the principal, तब भी contract valid होगा। आपने याद है जो हम जब पढ़ रहे थे हम लोग exception कहाँ कहाँ बिना consideration के भी contract valid होता है। पहला हम लोगों ने past consideration, दूसरा टाइम बार्ड, तीसरा वॉलंटरी एक्ट पढ़ा था। याद आ रहा है कहीं से? सेक्शन 24 के एक्सेप्शंस। 24 है, नहीं 24 है, कल हम लोग चेक कर लिया है, आप लेट हो गए। 24 है, ठीक है, 25 में नहीं है। तो वहाँ पे एक्सेप्शन, उसमें 2 और पॉइंट थे जिसमें हमने कहा था एक पॉइंट जब हम लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वो एक पॉइंट यहाँ आता है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, 2 जगह इसकी मेंशनिंग है तो याद रखना। ठीक है, फिर आता है क्या? एक्सप्रेस एजेंसी। क्या होता है? आपने एक्सप्रेसली आइदर बाय ओरल और बाय रिटन एग्रीमेंट किया, क्या चीज? एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्सप्रेस एजेंसी कहलाएगी। मतलब यू हैव शोन सम काइंड ऑफ एन एक्सप्रेस गेस्चर। ठीक है, जब जब इम्प्लाइड में क्या होता है? इम्प्लाइड में आपने एक्सप्रेसली नहीं मेंशन किया है, बट इट अराइजेस बाय द कंडक्ट, सिचुएशन ऑफ द पार्टीज और नेसेसिटी ऑफ द केस। ठीक है, एक तरफ आप दुनिया के सामने बोल रहे हो, लेट्स से कि अजय सर मेरे को बोलते हैं कि अनुराग ही एजेंट है। आपको अगर मेरे से कोई बात करनी है आप अनुराग से बात कर लो, अनुराग सर से बात कर लो, इट विल बी गुड इनफ। ठीक है, वो होता है एक्सप्रेस, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। इम्प्लाइड क्या हो गया? कंडक्ट, सिचुएशन ऑफ द पार्टी एंड द नेसेसिटी ऑफ द केस। उस समय में आप कहोगे इम्प्लाइड एजेंसी है। कंडक्ट से कैसे होगा? एजेंसी बाय एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल का प्रिंसिपल कितने लोगों को पता है, याद है? जिस तरह तुम शर्माए हो ना बेटा अभी हिमांशु, मतलब सही बता रहे हैं, अगर तुम्हें मंडप में बैठा दे तो कोई डाउट नहीं करेगा कि दूल्हे से कम हो। एकदम मतलब एकदम शर्मा के तो मुंह नीचे एकदम बदल लिया है। खैर, एस्ट्रोपल का मतलब क्या होता है आप जान लो। जब एक पार्टी दूसरे के सामने कह देती है कि भाई देखो ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मेरा एजेंट है, भले ही वो ना हो। ठीक है, आपने सिर्फ हल्के लहजे में बोल दिया। अब इस बात को बेस बना के दूसरी पार्टी उसको एजेंट मान ली तो आप मना नहीं कर सकते हो। क्लियर है? यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग इट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो बताए क्यों नहीं आंसर है तुम लोग? Estoppel arises when you are precluded from denying the truth of anything which you have represented as a fact.
आपने रिप्रेजेंट किया एक पर्सन को एज एन एजेंट, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट, ठीक है, एंड यू डिड नॉट डिनाइड इट, तो वहां पे क्या हो गया, स्टॉपल का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गया और आप उसके एजेंट, आप उसके प्रिंसिपल बन गए, वो आपका एजेंट हो गया। क्लियर है? फिर आता है वाइफ एज अ एजेंट। क्या वाइफ एजेंट होती है? आंसर इज यस। इनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो सकते हैं? यूजुअली नो। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस था कि भाई हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया, नहीं पूरा कर पाया तो वो केस नहीं कर सकते हैं। बट क्या वाइफ एज अ एजेंट वर्क कर सकती है फॉर हिज हस्बैंड? यस। क्लियर है? अगर वाइफ जाके मार्केट से सामान ले आती है कहते हुए हस्बैंड पैसा देंगे, मैं उनकी तो एजेंट हूं सिर्फ, तो वो वैलिड है। क्लियर है? इसके लिए कुछ कंडीशन है। हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल इफ ही सोज दैट। कुछ चीजें होंगी हस्बैंड के पास भी, ऐसा नहीं है कि वो मुझे बेवकूफी बनता रहेगा, उसके पास कुछ राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? ही हैड एक्सप्रेसली वार्न्ड द ट्रेडमैन नॉट टू सप्लाई गुड ऑन क्रेडिट टू हिज वाइफ। साफ साफ जाके बाहर दुकानदार से बोल दिया मेरी वाइफ को सामान मत देना क्रेडिट पे, कट जाएगा तुम्हारा, मेरा तो कट ही रहा है। ठीक है? दूसरा बात क्या है? ही हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन हिज वाइफ टू प्लेज हिज क्रेडिट। उसने एक्सप्रेसली फॉरबिड कर दिया है, साफ साफ बोल रखा है या लिख रखा है कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे गुड्स को आप प्लेज नहीं कर सकती हो। ठीक है? और आखिरी क्या है? हिज वाइफ वॉज ऑलरेडी सफिशिएंटली सप्लाइड विद द आर्टिकल्स इन क्वेश्चन। जो उसको जरूरत थी वाइफ को, उन सारे चीजों को आपने सफिशिएंटली प्रोवाइड कर दिया। फिर भी आपकी वाइफ को शॉपिंग फोबिया है, वो चली गई शॉप करने, तो आप शो कर सकते हो कि भाई देखो उसके नेसेसिटी का सारा सामान हमने दे रखा था, इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है, वो मेरी एजेंट नहीं है। ठीक है? आपने नेसेसिटी का सारा सामान उसको अगर दे रखा है तो आपकी वो एजेंट नहीं बन सकती है उन सामान के लिए। फिर क्या आता है? सी वॉज सप्लाइड विद द सफिशिएंट अलाउंस। सफिशिएंट अलाउंस, पैसा वैसा आपने बराबर उसको दे रखा था, तब भी वो आपकी एजेंट एक्ट नहीं करेगी। कहीं उधारी लेकर आएगी तो आपके ऊपर उधार नहीं चढ़ेगा। ठीक है? ऑल दी बॉयज ध्यान रखना है इन सब बातों का। ठीक है? वो तो इतना सन्मा रहा, हमको लगा तुम पैसा मांग लो उल्टा यार। कोई बात नहीं। क्लियर है? एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी क्या होती है? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड with another's property may have to incur unauthorized expense to protect or preserve it. Such agency is called agency of necessity. For example, A sent his horse by railway and on its arrival at the destination there was no one to receive it. The railway company, being bound to take the reasonable step to keep the horse alive, was an agent of necessity. समझ में आया केस? भाई घोड़ा भेजा गया, वहाँ पे स्टेशन पे कोई लेने नहीं आया, तो भाई उसका ध्यान रखना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एजेंट बाय एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो गई। क्लियर है? कोई डाउट? फिर क्या है? एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लो किसी ने आपके बिहाफ पे कोई काम कर दिया और उसको आपने रेटिफाई कर दिया, आपने कह दिया हाँ मेरे लिए किया है। इनिशियली आपने परमिट नहीं किया था, बाद में आपने कह दिया हाँ मेरे लिए किया था, तो आप वहां पे प्रिंसिपल हो जाएंगे, वो आपका एजेंट हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है? रेटिफिकेशन इज इफेक्टिव only if the following conditions are satisfied. Number 1, the agent must expressly contract as agent for a principal who is in existence and competent to contract. Number 1, there should be an expressly contract, मतलब there should be an express contract, ऐसा नहीं होना चाहिए implied वाला नहीं. There should be, agent must be expressly contract as agent of a principal who is in existence and competent to contract. तो principal भी competent to contract होना चाहिए in order to ensure that कि वहाँ पे जो agent है his agent by ratification. फिर क्या आता है? A principal must be competent to contract not only at the time of the agent acted but also when he ratifies या ratified the agent's act. दोनों टाइम पे, जिस समय एजेंट ने कांड किया होगा उस समय भी क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए, और जिस समय रेटिफाई कर रहे हो उस समय भी कंपिटेंट होना चाहिए। फिर क्या है? द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन हैज फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट।
जो जो चीज एक्चुअल में हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, मटेरियल फैक्ट है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। और फिर क्या है, मतलब यहाँ पे एक ड्यूटी इनडायरेक्टली एजेंट के ऊपर हो गई कि सारी बात डिस्क्लोज कर दे प्रिंसिपल के सामने। रेटिफिकेशन कैन नॉट बी मेड सो एज टू सब्जेक्ट अ थर्ड पार्टी टू डैमेज और टर्मिनेट एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। आप सिर्फ इसलिए उसको रेटिफिकेशन नहीं बनाओगे जिससे तीसरे का नुकसान हुआ हो और वो दब जाए। भाई अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वहां पे रेटिफिकेशन नहीं बनाई जा सकती, कहीं की जा सकती। अगर एजेंट ने किसी का नुकसान कर दिया है, नहीं रेटिफाई कर सकते। फिर क्या है, ओनली लॉफुल एक्ट कैन बी रेटिफाई, अनलॉफुल एक्टिविटीज को रेटिफाई नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लासेस ऑफ एजेंट, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट, ठीक है। आई कैन प्रॉपरली रिकॉल, एक लड़का मेरे साथ, मतलब जब व्हेन आई वाज इन एग्जीक्यूटिव, एक लड़का पढ़ता था, वहाँ पे क्वेश्चन इससे आ गया, उसने एजेंट विनोद के बारे में लिख के आ गया, रॉ एजेंट। तो ऐसा कुछ आप लोग हरकत मत कीजिएगा। देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ एजेंट, स्पेशल एजेंट और जनरल एजेंट। स्पेशल एजेंट क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। जैसे कि आपके बिहाफ पे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ही इज अ स्पेशल एजेंट। और जनरल एजेंट क्या होता है, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज या जनरल एक्टिविटीज के लिए अपॉइंट किया गया हो। क्लियर है यहां तक? सब एजेंट क्या होता है, एजेंट ने भी एक एजेंट रख लिया, सब एजेंट हो गया, ठीक है। क्लियर है, इजी वाला था ये तो। सो सब एजेंट इज ए एजेंट ऑफ एन ओरिजिनल एजेंट, ठीक है। एजेंट का भी एजेंट, सब एजेंट। क्या होता है यहाँ पे, हमको जो क्रिएट करने की कोशिश की हुआ नहीं है इस समय, खैर कोई बात नहीं। और आप लोग भी बुरे ज़्यादा इस समय, मतलब वो तो शर्मा ही रहा है और आप लोग ध्यान नहीं दिए। एज बिटवीन दमसेल्फ द रिलेशन ऑफ अ सब एजेंट एंड ओरिजिनल एजेंट इज दैट ऑफ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। द सब एजेंट इज बाउंड बाय ऑल द ड्यूटीज ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। जो ओरिजिनल एजेंट के ऊपर जितनी भी ड्यूटीज है, फॉर हिज प्रिंसिपल, सब एजेंट पे भी सारी ड्यूटीज आ जाती है। क्लियर है, कोई शक? फिर आता है मर्केंटाइल एजेंट। इसकी डिफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2(9) ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है। अब बेसिकली इस वाले पॉइंट को हम जब भी रेगुलर क्लास लेते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में ना पढ़ा के हम इसको पढ़ाते हैं वहीं पे, जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ाते हैं। बट क्योंकि आपकी रिविजनरी क्लास चल रही है तो हम ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसको भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। हाँ, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। अच्छा सॉरी, कौन सी लास्ट टाइम? As regard third person, the principal is represented by sub-agent and he is bound to and responsible for all the act of the sub-agent as if he were an agent originally appointed by the principal. है ना? अरे रुक जाओ, कैसे नहीं पता रहेगा? नहीं हो सकता ना, यही तो एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी ऐसा काम एजेंट कर रहा है जो कि अनऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। तो सब एजेंट को भी अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर टेकिंग द परमिशन कंसेंट ऑफ द एजेंट प्रिंसिपल, ठीक है। ये लाइन कहीं ना कहीं छुपी होगी, खैर नहीं लिखी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अ सब एजेंट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। ओरिजिनल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ, हाँ देखो, लेट्स से तुम जो ये लाइन पढ़ रही हो, ओरिजिनल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। तो अगर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, इस एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है। आखिरी वाली लाइन के हिसाब से इसके एक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा और इसके लिए ये एक्ट कर सकता है डायरेक्टली एज एन ओरिजिनल एजेंट। इसने कोई कांड कर दिया, कुछ गलत कर दिया, अब किसका नुकसान को क्या करेंगे? प्रिंसिपल सीधे इससे बात करेगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, द ओरिजिनल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? जब हम CS फाउंडेशन में थे, मेरे को ये किताब, खासकर इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव में भी, ये किताब मेरे को सबसे बकवास लगती थी। मेरा भी शौक ये रहता था कि कभी कुछ और पढ़ लें, कभी कुछ और पढ़ लें। पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहे, बट देयर वर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। बट जैसे जैसे आप प्रोफेशनल में जाओगे, यू विल रियलाइज दैट फॉर द लॉ, खासकर जब आप LLB करोगे या कुछ लॉ के फील्ड में कुछ करोगे, यू विल रियलाइज दैट कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और इसीलिए एक एक लाइन इसमें पढ़ना जरूरी है। आपके बुक में एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं दिया है, हम ये एश्योर कर सकते हैं।
दिया है तो पूरा पूरा पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है, तो जिसको समझाना है उसके लिए उतना ही लाइन दिया है। रिपीट जरूर किया है, ऑब्वियसली देयर इज रिपीटेशंस, बट एक्स्ट्रा कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको रेस्ट श्योर हो गया, अच्छे से पढ़ सकते हो। एग्जीक्यूटिव में देयर विल बी नंबर ऑफ फैकल्टीज जो अपने अपने किताब से पढ़ाएंगे। इनफैक्ट इवन व्हेन आई टीच एनी स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, मैं भी अपने नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, बट वो नोट्स डायरेक्टली बेस्ड होते हैं किस पे? मॉड्यूल पे। हाँ, मॉड्यूल समझने में मुश्किल होता है इसलिए हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वरना मॉड्यूल से नहीं हिलते हम भी। ठीक है, खैर मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(9) क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये लाइन याद रखना, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसी भी मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन में ये लाइन होना जरूरी है। अगर ये लाइन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी नो existence of mercantile agent. तो customary course of business is very important. As such agent authority either to sell goods or consign good for the purpose of sale. ठीक है, mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell good or consign good for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of गुड्स। काम क्या क्या कर रहा है? या तो गुड्स बेच रहा है, या फिर कंसाइन कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, या खरीद रहा है, या फिर सिक्योरिटी मनी को रेज कर रहा है। ठीक है, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड। तो अगर इन चारों में से कोई एक्टिविटी कर रहा है इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको क्या कहेंगे? मर्केंटाइल एजेंट। याद रहेगी डेफिनेशन, ये 4 पॉइंट, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मर्केंटाइल एजेंट। कहाँ लिखा है? 2(9) ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट। नहीं याद रहता 2(9), कोई बात नहीं, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेंगी आपको। ठीक है, जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे आप लोग लिखना शुरू करोगे, रिटन मतलब अपीयर करना शुरू करोगे, कई बार आपको एग्जाम में प्रोविजन नहीं आएंगे, याद आएंगे, बहुत सारे प्रोविजन है, हो सकता है भूल जाओ। वहाँ पे एक प्रॉपर सजेशन होती है, कभी भी गलत सेक्शन मेंशन मत करो, क्योंकि गलत सेक्शन टीचर पढ़ते ही वहाँ से काट देगा, इवन इफ द प्रोविजन इज राइट। आपने पूरा प्रोविजन सही लिखा है, सेक्शन गलत कोड कर दिया, 0। तो अब सेक्शन सही कोड किया तब तो फिर आगे पढ़ना शुरू करेगा। जब सेक्शन याद नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको ऐसे याद है 2 में है तो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, अगर वो भी याद नहीं है एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी याद नहीं रहा तो फिर किस बात की पढ़ाई की है आप लोग? कम से कम सब्जेक्ट का नाम तो याद रखो। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन से ये लोग होते हैं मर्केंटाइल एजेंट में? कौन कौन से टाइप आ सकते हैं? फैक्टर, ब्रोकर, ऑक्शनर और कमीशन एजेंट। क्या है फैक्टर? क्या होते हैं? अ फैक्टर इज अ मर्केंटाइल एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल गुड विच हैज बीन प्लेस्ड इन हिज पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड फॉर हिज प्रिंसिपल। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? उसके पोजीशन में गुड होता है, उसी को खरीदने या बेचने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है। कीवर्ड क्या है? पोजीशन। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इज अ मर्केंटाइल एजेंट whose ordinary course of business is to make contract with other parties for the sale and purchase of good and securities of which he is not interested with the possession। ब्रोकर और फैक्टर में क्या अंतर हो गया? पोजीशन का। फैक्टर के पास पोजीशन है और ब्रोकर के पास पोजीशन नहीं है। क्लियर है? बाकी अथॉरिटी और फंक्शन तो वही है, सेम, खरीदना या बेचना। ठीक। डेल क्रेडर क्या होता है? अ डेल क्रेडर एजेंट इज अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन गारंटी टू हिज प्रिंसिपल अंडर द परचेजर हु बायज द क्रेडिट विल बाय द गुड्स दे टेक। बेसिकली यहाँ क्या कह रहा है? वो कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमीशन वो लेते हैं, किस लिए? वो गारंटी करते हैं अपने प्रिंसिपल को दैट कि अगर परचेजर हु बायज ऑन क्रेडिट विल पे द गुड, तो वो पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? बेसिकली दे एक्ट एज अ गारंटर फॉर द बायर ऑन क्रेडिट फॉर देयर प्रिंसिपल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? सिंपल सी बात कही जा रही है यहाँ पे। जो डेल क्रेडर एजेंट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो अपने प्रिंसिपल से कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे तुम गुड्स दो उसको, तुम गुड्स बेचवाओ, उधार पे बेचवाओ, मैं गारंटी देता हूँ पैसा मिलेगा। फिर गारंटी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, यहाँ पे श्योरिटी का रूल में भी आ जाता है। क्लियर है?
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? पक्का? फिर आप लोग के मतलब कल मेरे से किसी ने कहा था सर हम लोग के चेहरे ही ऐसे हैं, मतलब दिन भर 12 बजे रहते हैं आप लोग के चेहरे पे। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर क्या होता है? जो बिड लगवाता है, गुड्स की पोजीशन नहीं कुछ नहीं, बस खड़े होकर कहता है इस गुड्स को कौन खरीदेगा, बोली लगाना शुरू करो, इज ऑक्शनियर। फिर क्या आता है? पार्टनर, पार्टनर इज ऑल्सो एन अ काइंड ऑफ एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। और आखिरी है बैंकर, बैंकर ऑल्सो हैव एन रिलेशन विद द कस्टमर या फिर अकाउंट होल्डर ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। बेसिकली वो क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर वो उनके पैसे इकट्ठा करता है, रिसीव करता है, डिविडेंड आता है वो लेता है, ठीक है। अगर आपने कुछ अथॉराइज कर रखा है किसी को पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट भी कर देता है। ये सारे काम बैंकर करता है। क्लियर है? फिर आता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट, बहुत लंबा टॉपिक है ये, हार्डली 10 मिनट और। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है? ड्यूटीज ऑफ एजेंट कहा गया है, बहुत सिंपल सी बात, एजेंट मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी कंफर्ड अपॉन हिम एंड कैरी आउट स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। जो जो उसको ड्यूटी दी गई है, जो जो प्रिंसिपल्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फुलफिल करे। और क्या ड्यूटी है? अगर कोई एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है, ही मस्ट फॉलो द कस्टम प्रिवेलिंग इन दिस सेम काइंड ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं कही गई तो जो सेम काइंड ऑफ बिजनेस में काम किया जा रहा है, जैसे कि मान लो अजय सर हैज मेड मी एन एजेंट ऑफ दिस कोचिंग टू रिप्रेजेंट हिम, अभी उन्होंने मेरे से कुछ और एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, कोई ड्यूटी नहीं दी है, तो जो भी कोचिंग बिजनेस में एक एजेंट करता है वही एक्टिविटी मेरी हो जाएगी, वही ड्यूटी मेरी हो जाएगी। फिर क्या है? ही मस्ट डू अ वर्क विद अ रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस। ठीक है, एकदम अंधाधुंध काम ना करे, कुछ दिमाग लगाए, रीजनेबल केयर एंड रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस का यूज करे। फिर क्या है? ही मस्ट डिस्क्लोज promptly any material information come to his knowledge which is likely to influence the principal in the making of the contract। कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसके कारण प्रिंसिपल का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, इमीडिएटली उसके नॉलेज में ये बात लाई जाए। फिर क्या है? ही मस्ट नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको बाहर बात लीक नहीं करेगा, टॉप सीक्रेट बना रहेगा। फिर क्या है? ही मस्ट नॉट अलाउ हिज इंटरेस्ट टू कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज ड्यूटी। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाएगा ड्यूटी से, जो उसकी ड्यूटी है शुड बी गिवन प्रायोरिटी। फिर क्या है? ही मस्ट नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। क्या यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, वेदर अ एजेंट कैन मेक अ प्रॉफिट? यस, ही कैन मेक अ प्रॉफिट, बट ही कैन नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। अगर सीक्रेट प्रॉफिट कर रहा है तो गलत है, उसको प्रॉफिट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर क्या आता है? एजेंट मस्ट नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू सब एजेंट। तो जो भी एजेंट के पास अथॉरिटी है गिवन बाय स्पेसिफिकली बाय द प्रिंसिपल, उसको वो डेलीगेट ना करे टू दी सब एजेंट। क्लियर है? अभी देखो, सब एजेंट को ड्यूटी दे सकता है, जितनी ड्यूटी उसकी है वो सब एजेंट की ड्यूटी हो जाएगी, मगर कोई ड्यूटी उससे कही गई कि तुम ही परफॉर्म करोगे, दूसरा कोई परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो ड्यूटी किसी और को ना दी जाए। क्लियर है? फिर क्या आता है? राइट ऑफ द एजेंट्स। राइट ऑफ द एजेंट्स में क्या क्या आता है? सिंपल सी बात समझिएगा, वेयर सर्विस रेंडेड बाय द एजेंट आर नॉट ग्रेटिटुअस और वॉलंटरी, एजेंट इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन। एजेंट को कुछ कमीशन मिलना चाहिए। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कमीशन मतलब रेम्यूनरेशन, कमीशन वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, रेम्यूनरेशन। ठीक है? उसके अलावा अगर वो कुछ अपना स्पेशल खर्चा कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल, तो क्या वो पैसे वापस लेगा? हाँ, बिल्कुल लेगा। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं, सामने लिखी हुई हैं। किसी को ना मिल रही है तो बताओ, हम लाइन टिक करवा दें। ठीक है? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी क्या क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डिपेंड अपॉन द टर्म्स expressed in the appointment or it may be implied by the circumstances of the case. The contractual authority is the real authority, but implied authority is to do whatever incidental to carry out the real authority. बहुत सिंपल सी बात कही गई है। एजेंट को कुछ काम दिया गया, ठीक है? एजेंट को कुछ काम दिया गया है, जितना काम दिया गया, जितनी अथॉरिटी दी गई है उतना तो वो करेगा ही करेगा, प्लस अगर उसके साथ उस रियल अथॉरिटी को फुलफिल करने के लिए कोई इंसिडेंटल अथॉरिटी की जरूरत है
तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाती है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आपको अथॉराइज किया गया है जाके सामान खरीद लो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो गया, सामान देखा, उसको अगर अच्छा नहीं लगा वो मना कर दिया, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या वो निगोशिएट किया, जरूरी है भाई, रियल अथॉरिटी परचेज है, निगोशिएशन उससे इंसिडेंटल है, कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी, देखो कब कब होता है। द इफेक्ट of a contract made by a agent varies according to the circumstances under which the agent contracted. There are three circumstances in which the agent may contract. Number one, agent contract for the name of for a named principal, agent contract for undisclosed principal, agent act for a concealed principal. तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स के टाइप यहाँ कह दिए गए। पहला क्या है, सबके सामने नाम रहेगा, किसके लिए एजेंट वर्क कर रहा है सबके सामने नाम है। दूसरा क्या है, आपने मूवीज में देखा होगा भाई, किसके किसके एजेंट हो वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकते। वो कैसे होंगे? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। और कंसील्ड मतलब जिनका नाम आप छिपा रहे हो। अंतर क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या क्या होता है? अगेन जिसका नाम पब्लिक में सबको पता है कि भाई हम इसके एजेंट हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आती है अनडिस्क्लोज और कंसील्ड में। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है? वेयर द एजेंट डिस्क्लोज दैट ही इज मेरली एन एजेंट बट कंसील द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल, he is not personally liable as the dropout is in the normal way. बेसिकली क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल बता दो दिया, मतलब ये तो कह दिया कि हम किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं, बट उस प्रिंसिपल की आइडेंटिटी को कंसील कर लिया, उसको क्या कहेंगे? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। और उस समय एजेंट किसी भी तरह का लाइबल नहीं होगा। कंसील्ड प्रिंसिपल में क्या होता है? वेयर एन एजेंट अपीयर टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विदाउट एंटरिंग without either contracting as an agent or disclosing the existence of agency। मतलब क्या, एजेंट जाता है खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सब कुछ कर रहा है, उसने बताया ही नहीं कि हम किसी प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं। जो आदमी उसको गुड्स बेच रहा है उसको क्या लग रहा है ये अपने लिए खरीद रहा है, उसको कहते हैं कंसील्ड प्रिंसिपल। आपने बताया ही नहीं कि किसी प्रिंसिपल के लिए है, आपने ये कह दिया कि हम अपने से खरीद रहे हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी एजेंट की कैसी होगी? प्राइमरी होगी, एजेंट इमीडिएटली लाइबल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज कर देता है या बता देता है कि प्रिंसिपल के लिए कर रहा है तो प्रिंसिपल लाइबल, अदरवाइज एजेंट इज लाइबल। ठीक है, प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एजेंट टॉट, अगर एजेंट के थ्रू कोई टॉट एक्टिविटी हो रही, टॉट मतलब एनी काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के सिलेबस में टॉट नहीं है, CSEE में है, आप लोगों को ZTIP में मिलेगा। वहां पे टॉट बेसिकली किसी तरह का सिविल रॉन्ग होता है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा किसी तरह का सिविल रॉन्ग हो रहा है तो होता है। ठीक है, अब अभी किसी तरह का सिविल रॉन्ग हो गया, उसके लिए भी प्रिंसिपल लाइबल है। प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता है कि भाई एजेंट ने गलती की, एजेंट को पकड़ो। अगर एजेंट अपनी ड्यूटी के अंडर में था, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, वहां पे उसने कुछ गलत कर दिया तो वहां पे कौन लाइबल हो जाएगा? प्रिंसिपल। क्लियर है? फिर क्या है? प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। ठीक है, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी ऑफ थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। कब कब पर्सनली लाइबल होगा एजेंट? कुछ केसेस है सामने देख लो। एजेंट एग्री करता है कि पर्सनली लाइबल हो रहा है तब जब खुद से ही मान ले लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी। फिर क्या है? एजेंट एक्ट एज एन प्रिंसिपल रिसाइडिंग अब्रॉड, प्रिंसिपल है अमेरिका लंदन का, तो भाई उसको तो पकड़ने जाएंगे नहीं, तब एजेंट को ही पर्सनल लाइबल कर देंगे। फिर क्या है? एजेंट साइनिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ऑन नेम विदाउट मेकिंग इट क्लियर दैट ही इज साइनिंग इट एज एन एजेंट। ठीक है, खुद से साइन करके हीरो बनकर आ गया, ठीक है, तो वहां पे भी वो लाइबल हो जाएगा। व्हेन एन एजेंट एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल हु कैन नॉट स्यू, बेसिकली माइनर और एनी इनकम्पिटेंट पार्टी, बेसिकली अनसाउंड माइंड भी हो सकता है इसमें, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एजेंट फिर लाइबल हो जाएगा। एजेंट इज लाइबल फॉर अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, जितनी उसको अथॉरिटी दी गई है उसकी अगर अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है तब भी वो लाइबल हो जाएगा। फिर क्या है? वेयर अथॉरिटी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। अच्छा, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, अभी आगे आएगा। क्या है बेसिकली होता क्या है कि जिस अथॉरिटी में हमने अथॉरिटी दे दी काम करने की, उसमें एजेंट का भी कुछ इंटरेस्ट था, सिर्फ प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा था,
एजेंट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था, उसको कहते हैं अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वैसी कोई सिचुएशन है वहां पे भी वो लाइबल हो जाएगा फॉर टू दी थर्ड पार्टी। और आखिरी क्या है, ही इज ऑल्सो लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। जो टॉर्ट कमिट करेगा, टॉर्ट के केस में बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों लाइबल हो जाते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली दोनों लाइबल होंगे। ठीक है, क्लियर है? मीनिंग ऑफ अ अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट बता दी गई है बात। फिर आते हैं टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में क्या क्या पॉइंट है, सारे पॉइंट वन लाइनर है, फटाफट देख लो। परफॉर्मेंस हो जाए, एग्रीमेंट खत्म हो जाए, या एग्रीमेंट कर लिया जाए कि आप खत्म करना है, एक्सपायरेशन ऑफ अ फिक्स पीरियड, अगर फिक्स पीरियड के लिए एजेंसी है, डेथ हो जाए, इंसेनिटी आ जाए मतलब पागल हो जाए कोई एक आदमी, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्रिंसिपल, या कुछ केसेस में एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर देखो आपको यही वर्ड याद करने हैं, परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, एक्सपायरेशन ऑफ अ फिक्स पीरियड, डेथ, इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन इफ अ प्रिंसिपल और एजेंट इज कंपनी। तब उसके बाद भाई कंपनी है या लीगल पर्सन है तो उसकी डेथ कैसे होती है, बाय रिजोल्यूशन। तो वो फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, और रिन्यूएशन और रिवोकेशन, ये सब केसेस में अथॉरिटी एजेंसी खत्म हो जाएगी। एक एक वर्ड याद रहेंगे आप लोग को, कोई दिक्कत? वेयर एजेंसी इज इरिवोकेबल, कब कब बेसिकली रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय अ प्रिंसिपल इज नॉट पॉसिबल इन फॉलोइंग केसेस, कब कब वो रिवोकेट नहीं हो सकती है। 3 केसेस हैं, वेयर द अथॉरिटी ऑफ एजेंसी इज 1 coupled with the interest, even the death or insanity of a principal does not terminate the authority in such cases। जब भी आपका अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट होगा वहां पे डेथ ऑफ द प्रिंसिपल भी अथॉरिटी खत्म नहीं करेगा या एजेंसी खत्म नहीं करेगा। फिर क्या है, व्हेन एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी द एजेंसी बिकम इरिकवरेबल। जहां पे एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लायबिलिटी ले लिया है एजेंट, वहां पे भी एजेंसी खत्म नहीं होगी। और आखिरी क्या है, वेयर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज बाय द एजेंट इट इज इरिकवरेबल इन पर्टिकुलर with regard to the obligations which arises from act already done। जितना काम वो कर चुका है अंडर द अथॉरिटी उतने को आप रिकवरेबल या रिवोकेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? याद रहेगा ये सब? ज़्यादा हो गया? 3 क्लास कॉन्ट्रैक्ट के रिवीजन में सिर्फ लगा है, खत्म होने में तो हो सकता है 2-3-4 क्लास मुझसे लेते हैं। 4 कितनी क्लास लिए थे वो? हे भगवान, तुम लोग को ये भी याद नहीं कितनी क्लास हुई थी इसको खत्म करने के लिए। देखो सबके आंख ऊपर चले गए, दीवार पे लिखा हुआ है क्या है, व्हेन टर्मिनेशन टेक प्ले इफेक्ट, कब कब टर्मिनेशन इफेक्ट ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात इसमें आपको याद रखनी है, जब जब, ठीक है, यहां देखो लिखा टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी टेक इफेक्ट और इट्स कंप्लीटेड एज रिगार्ड टू द एजेंट बट व्हेन इट बिकम नोन टू द एजेंट। एजेंट के लिए कब टर्मिनेट होगा, जब एजेंट को पता चल जाएगा, विच मीन्स प्रॉपरली एजेंट को बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल के लिए कब हो, इफ प्रिंसिपल रिवोक द अथॉरिटी, ये है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के लिए कब होगा, जब ये उनके नॉलेज में आ जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट के लिए कब टर्मिनेट हो रहा है, जब एजेंट को पता चल गया। थर्ड पार्टी या आउटसाइडर को कब, उनके लिए कब टर्मिनेट होगा, जब उनको पता चल गया। बेसिकली ऐसे केसेस में कई बार एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बस इसके आगे फिर ई कॉन्ट्रैक्ट आता है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ई कॉन्ट्रैक्ट फॉर श्योर, इतनी हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। आएगा एक क्वेश्चन जरूर आएगा ई कॉन्ट्रैक्ट से। यार मतलब एक ये फोबिया है ना कि डिजिटल है तो डिजिटल में देना पड़ेगा कुछ, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल क्वेश्चन भी देना होगा एक, तो यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट से एक क्वेश्चन तैयार है आना, ठीक है। क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ खास है नहीं, बस इतना बताया है कि नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कुड टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा मेरे को ये कोड मत कर लेना कि एग्जैक्टली इसी टॉपिक से आएगा। ई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, ई कॉमर्स भी इंक्लूड करता है, तो क्वेश्चन कुड बी इन एनी फॉर्म, बट ई जरूर लगा रहेगा एक क्वेश्चन में, इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। और वो ई इंग्लिश वाला होगा, बनारस वाला ई नहीं होगा।
ई मानत नागवन, ये वाला ई नहीं होगा, इंग्लिश वाला ई होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? सो इसी के साथ आपका ये एक बहुत बड़ा चैप्टर का रिवीजन हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स के रिवीजन होंगे सब एक दिन वाले होंगे। मतलब ये हो गया टेस्ट मैच पूरा हम लोग का। यहाँ से जितने भी मैच होंगे सब वनडे होंगे, कुछ कुछ तो T20 भी होंगे। तो रेडी रहिएगा उसके लिए, प्लीज़ पढ़कर आइएगा, ठीक है? हाँ, इसके बाद मैच नहीं चैप्टर होगा। मैच तो हम खेलेंगे ना, चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग। अभी हमने ऐसा एज सच कोई डिसीजन नहीं दिया है, हम ऑप्शंस आपको देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर 2 इज पार्टनरशिप। चलो ठीक है, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगला होगा, ठीक है? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और if you have any problem you can contact us on the details given in the description box. Thank you.